अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। जंगबंदी की कोशिशों और आलमी फ़ौजदारी अदालत के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मुमकिना वारंट गिरफ़्तारी की ख़बरों के दौरान सहयूनी रियासत की गज़ा पर बमबारी का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप और गज़ा शहर में ड्रोन्स के ज़रिए बमबारी की है, जिसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 34 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब वस्ती गज़ा में हमास के साथ होने वाली एक झड़प में इसराइली फ़ौज के 2 एहलकार जहन्नम रसीद हुए हैं। गज़ा में 40 दिन की जंगबंदी के लिए आलमी क़यादत मुतहर्रिक भी हो चुकी है। इसराइली नुमाइंदों से मुज़ाकरात के लिए हमास की क़यादत भी काहिरा में मौजूद है, लेकिन अब तक सीज़ फायर पर इत्तिफ़ाक़ नहीं हो सका है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हमास ने जंगबंदी का मुआहदा नहीं किया तो फिर रफ़ा पर हमला कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से हमास पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जंगबंदी के मुज़ाकरात पर जो तजवीज़ इसराइल ने पेश की है उसे वो कबूल करे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मशरिक़ वस्ता के अपने दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब पहुँचे और 4 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से उन्होंने मुलाकात भी की, जिसमें गज़ा में जंगबंदी और उसके बाद बनने वाली हुकूमत के हवाले से तबादले ख़याल किया गया। वहीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की तरफ से पेश की गई तजवीज़ को गैर मामूली फ़राख़दिली की पेशकश करार देते हुए उसे जल्द से जल्द कबूल करने का हमास से मुतालबा किया, जबकि हमास रहनुमा उसामा हमदान ने उसका जवाब दिया और कहा कि हमला बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है, लिहाजा जब आप किसी जुर्म को रोकते हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये इसराइल की जानिब से एक फ़राख़ दिलाना कार्रवाई है। वही हमास रहनुमाओं का कहना है कि वो इसराइल की जंगबंदी की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर नज़रसानी जारी रखे हुए हैं। इस मरतबा इसराइल ने 40 रोज़ा जंगबंदी और मुमकिना तौर पर हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की पेशकश की है, जिसके बदले में तकरीबन 130 इसराइली असीरान की रिहाई की जाएगी। इनके जो तमाम इसराइली कैदी हैं उन्हें रिहा किए जाने की शर्त पर जो है 40 दिन की जंगबंदी की पेशकश की गई है, जबकि इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे के मुतालबे को लगातार नज़रअंदाज कर रहा है। वहीं इसी पर बात करते हुए हमास के तर्जुमान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मुस्तकिल जंगबंदी और गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखिला मुज़ाकरात में पेशरफ्त की लाजमी बुनियाद है, उससे वो ज़रा बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ अल-कानो ने उन शराइत को जायज़ करार देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बेघर होने वाले अफराद की उनके घरों पर वापसी जल्द अज जल्द मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि उनके मुतालबात की मंजूरी के जो ये मुतालबात हैं, उन मुतालबात की मंजूरी के बग़ैर कोई भी मुआहदा कामयाब नहीं होगा। दूसरी जानब अमरीका की 20 से ज़ायद जामियात में गज़ा में होने वाले इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ 11 रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा, मुज़ाहरीन और इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया ने तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया है, जबकि गिरफ़्तारियों की तादाद बढ़कर 1000 तक जा पहुँची है। वहीं एहतजाजी तलबा कॉलेजों को इसराइल के साथ अपने माली ताल्लुकात ख़त्म करने पर ज़ोर दे रहे हैं, जिसको लेकर लगातार वहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं। तलबा ख़ीमज़न हैं और ये जो मुज़ाहरे हैं वो अमेरिका से फैल कर यूरोप तक जा पहुँचे हैं और वहाँ भी लगातार मुज़ाहरे तलबा की जानिब से किए जा रहे हैं और लगातार जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। अब की बार 400 पार का वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नारा और इस नारे को जवाज़ फराहम करने के लिए बीजेपी लीडरों के इन बयानात ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि मुल्क का आइन बदलने के लिए उतनी ही सीटें ज़रूरी हैं। अपोजिशन ने उसे कामयाबी के साथ इसे इंतखाबी मौजू बना दिया है और अब ज़ाफ़रानी पार्टी उसकी तरदीद करते नहीं थक रही। पीर को फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उस इल्ज़ाम की न सिर्फ तरदीद की कि उनके जीते जी आइन में तब्दीली नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा अपोजिशन पर ही इल्ज़ाम थोपने की कोशिश करते हुए कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपोजिशन आइन नहीं बदल सकती और न ही मज़हब के बुनियाद पर रिजर्वेशन दे सकती है। आमतौर पर बीजेपी इंतखाबी मुहिम में अपना एजेंडा तय करती है और कांग्रेस इस पर रद्द-ए-अमल करते हुए सफाई देते नहीं थकती, मगर इस बार
पार्लियामान इलेक्शन में जाफरानी पार्टी की आला क़यादत ही नहीं बल्कि आरएसएस के सरसंघ चालक तक को सफाई देनी पड़ रही है कि आइन में तब्दीली और रिजर्वेशन के खात्मे का उनका कोई इरादा नहीं है। वो इंडिया इत्तेहादी जमात जेडीएस के रहनुमा प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले के बहाने अब कांग्रेस लगातार मोदी हुकूमत को निशाना बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने वाली वीडियो को लगातार शेयर करके कांग्रेस ने कई सवाल पूछे थे। गुज़िश्ता रोज़ प्रियंका गांधी ने भी पूछा था कि कब तक वो इस तरह के लोगों की हिफाजत करते रहेंगे। वहीं अब कर्नाटक की ख़वातीन और अतफाल की फलाह व बहबूद की वज़ीर लक्ष्मी हेब्बालकर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेडीएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद से कबल बीजेपी के सीनियर लीडरों को एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से मुताल्लिक़ फहश वीडियो के बारे में पहले से ही जानकारी थी। हेब्बालकर ने दावा किया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कर्नाटक बीजेपी के सदर विजेंद्र समेत दीगर लीडरों को इस वीडियो के बारे में पहले से ही इल्म था, लेकिन उन्होंने क़त्ए नज़र इस इत्तेहाद को जारी रखा। उन्होंने फहश वीडियो पर बीजेपी की खामोशी पर भी तनकीद की और सियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और अखलाक़ी तर्ज़ अमल के तईं पार्टी के अज़ाइम पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी से इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की नामजदगी वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने का मामला संगीन होता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को एक पुराने मामले में आईपीसी की दफ़ा 307 लगाने की धमकी दी गई थी और रात भर उन्हें हरासा किया गया, जिसके बाद उसने अपनी नामजदगी वापस ली है। और है कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बाम ने न सिर्फ अपनी नामजदगी वापस ले ली थी बल्कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बताया जा रहा है कि मकामी अदालत की हिदायत पर अक्षय बाम के खिलाफ 17 साल पुराने मुकदमे में कत्ल की कोशिश की दफ़ा शामिल की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि ये दफ़ा उनके इंदौर सीट से नामजदगी वापस लेने के फैसले से 5 दिन पहले ही लगाई गई थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने उम्मीदवारों को धमकाने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि जमहूरियत खतरे में है। वहीं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अब मुसलमानों से वोट मांगते हुए कहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपकी हालत पुराने वक्तों जैसी हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पहले मदारिस को तस्लीम नहीं किया जाता था, हमने उन्हें मंजूरी दी, हमने मदारिस में पढ़ाने वालों को सरकारी सतह पर एजाज़िया देना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी हुकूमतों के दौर के हालात का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि मुस्लिम बरादरी को वोट देते वक्त सब कुछ याद रखना चाहिए। आप जानते हैं कि जो आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा था, आप बताइए कभी कोई मदरसों के लिए भी कितना लोग चिंता रहता था, वो सब के लिए कोई काम करते थे। हम लोगों ने मदरसों को सरकारी मान्यता दे दी और जो सरकारी में नौकरी मिलती है शिक्षकों को, उसी तरह से हम लोग जो मदरसे वाले हैं उनके भी पढ़ाने वालों को हम लोग उसी तरह से सरकार की तरफ से पैसा दे रहे हैं। तो ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, आप बताइए। तो जो हम लोगों ने कितना काम करवाया। उन्होंने कहा कि अगर आप हम लोगों को ख़त्म कर देंगे तो आपकी हालत पुराने वक्तों जैसी हो जाएगी, आपको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ परेशानी होगी, कोई इंतज़ाम नहीं होगा। इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने आ रहा है। कौन सी बात कर रहे हैं बिला वजह की, मतलब काल्पनिक डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे डर तो अभी है कि देश के बाकी राज्यों की हालत मणिपुर वाली ना हो जाए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं नीतीश जी? किसके नियंत्रण में है आप? कृपया जिन लोगों के नियंत्रण में है उनको दरकिनार करिए। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है दे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले से पहले सियासी पार्टियों और लीडरों के बयानात में शिद्दत आती जा रही है। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मोदी जी की आत्मा जो भटक रही है उसका सीधा मतलब यह है कि ये महाराष्ट्र अब बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार होगा तो इसी महाराष्ट्र में होगा। जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, जिसने चाहे शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनका आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में अटक गया है। यहाँ के उद्योगपति, यहाँ की संपत्ति सब कुछ हड़पना चाहते आत्मा,
और इस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है। ये अघोरी आत्मा है, ये अघोरी आत्मा है। उनसे महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ये आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है, बीजेपी की भटक रही है, ये बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। रिजर्वेशन के ताल्लुक से अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में इतवार को केस रजिस्टर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें यकूब मई को अपना बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। उनके साथ ही कांग्रेस के दीगर आधा दर्जन लीडरों को भी जांच का हिस्सा बनने के लिए जो है नोटिस दिया गया है। रेवंत रेड्डी और मज़कूरा लीडरों पर अमित शाह के उस वीडियो को रीपोस्ट या लाइक करने का इल्ज़ाम है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में मुल्क भर से गिरफ्तारियों की भी तैयारी की जा रही है। वहीं रेड्डी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने की साजिश का हिस्सा करार दिया और कहा कि वो ऐसे हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं आसाम पुलिस ने अमित शाह से मुताल्लिक़ फर्जी वीडियो के मामले में रतन सिंह नामी एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com में रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।